Okay, so class 8, welcome to the science class of Azizia Teaching, and we were studying the combustion and flame. And today we will start with the topic that is the control of fire. क्योंकि हमने जो पिछले लेक्चर में स्टडी किया था वो ये स्टडी किया था कि जो कंबशन होता है बेसिकली, तो उसके लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड है। वो तीन चीजें क्या है? एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, जो जिसमें कंबशन हो सके। दूसरा एक सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, जो अगर हम बात करें तो दैट विल बी व्हाट, अगर हम तीसरे की बात करें तो दैट विल बी ignition temperature, means the minimum temperature that is required when the at which the substance catches fire, यानी कि सबसे कम से कम टेम्परेचर जिस पे उस सब्सटेंस पे आग पकड़ ले, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। और वो इग्निशन टेम्परेचर नेचर ऑफ मटेरियल पे और साइज ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ये हमने स्टडी किया था। जैसे अगर हम बात करें कि एक बुक की, तो बुक भी पेपर का बना होता है। और अगर हम बात करें एक सिंगल पेपर की, तो एक मैच स्टिक से बड़ी आसानी से आप एक पेपर को जला सकते हो, लेकिन बुक को पूरा नहीं जला पाते। क्यों? क्योंकि बुक भी पेपर का ही बना हुआ है, लेकिन साइज जो है, कई सारे पेपर्स हैं, साइज उसका जो है बड़ा है, तो इस वजह से उसको पेपर होने के बावजूद, पेपर का बना होने के बावजूद, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके लिए ज्यादा आग चाहिए, ज्यादा हीट चाहिए। समझ रहे हैं इस चीज को? ये अभी तक स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाउ टू कंट्रोल फायर। हाउ टू कंट्रोल फायर। तो हम ये जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब आज टाइप्स ऑफ कंबशन में, कि फायर भी एक तरह का कंबशन है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन हो रहा है तो जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट तो बना ही रहा है, लेकिन साथ साथ हीट और लाइट भी इवॉल्व कर रहा है। कभी कभी साउंड भी, यानी जब एक्सप्लोजन होता है तो साउंड भी निकलता है। हीट एंड लाइट के साथ क्या होता है? अब जैसे कोल को जलाओ, तो कोल जब जलता है तो हीट और लाइट निकलता है, लेकिन साउंड नहीं निकलता। लेकिन वही कोई चीज एक्सप्लोड करे, फटे, तो हीट लाइट के साथ साथ बहुत तेज साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो लेकिन साउंड इज नॉट अ वेरी मींस रिक्वायर्ड कंडीशन। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो, जनरली आमतौर से दैट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है। तो हाउ टू कंट्रोल फायर में, अगर आग लग गई है या लग रही है, या यानी कि लगी नहीं है, तो कैसे उसको बचाएं कि वो ना लगे, या लग गई है तो उसको कैसे बुझाएं। तो हाउ टू कंट्रोल फायर में अगर हम देखें, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, कंबशन होगा ही नहीं। तीन चीजें: कंबस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है, सपोर्टर, ठीक है, और इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर जिसको कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस या सपोर्टर या इग्निशन टेम्परेचर, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। सॉरी, इन तीनों में से ये तीनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी क्या होगा? कंबशन होगा। अब अगर इन तीनों में से कोई भी, इसीलिए आग ना लगे, तो उसका एहतियात क्या किया जाता है? ये थोड़ी किया जाता है वहां से ऑक्सीजन हटा दो। समझ रहे हैं? अब भाई ऑक्सीजन हटा दोगे, आप रह रहे हो, तो आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो ज्यादातर की आग ना लगे वहां पे कंबस्टेबल सब्सटेंस मौजूद नहीं रहना चाहिए, यानी जलने वाला सब्सटेंस नहीं मौजूद होना चाहिए, जैसे फायर क्रैकर हो गया, या जो भी चीज जल सके, तो वो सब्सटेंस ना हो। समझ रहे? क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट हर जगह है, ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहां पे एनारोबिक कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट हर जगह है, ऑक्सीजन हर जगह है। तो दो कंडीशन है जहां पे हम अभी आग लगने से रोक सकते हैं। अभी आग लगी नहीं है, आग लगने से रोक सकते हैं। तो दो तरीका है, या तो वहां पे कंबस्टेबल सब्सटेंस, इसीलिए कहते हैं ना, ट्रेन में सफर कीजिए तो कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं, कंबस्टेबल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। यानी आप वहां सिलेंडर नहीं ले आ सकते ट्रेन से, फायर क्रैकर्स नहीं ले आ सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ले गए तो वो फटेगा या कोई आग लगेगी तो वो पूरी ट्रेन को आग लगवा सकती है। ठीक है। तो कंबस्टेबल सब्सटेंस ना हो, और दूसरा, इग्निशन टेम्परेचर मत पहुंचने दीजिए। समझ गए? तो ये कंडीशन मैंने बताई है कि व्हेन, मतलब जब आग ना लगे, आग ना लगने
से हम रोक रहे हैं, ठीक है? और अगर फायर लग गई है, देयर इज अ फायर, तो अब उसको टर्न ऑफ कैसे करना है? यानी उसको बुझाना कैसे है? ये था कि आग ना लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादातर में हम क्या करते हैं, या तो वहाँ पे जलने वाला सब्सटेंस नहीं होना चाहिए या फिर इग्निशन टेम्परेचर हम ना पहुँचने दें। तो जब इग्निशन टेम्परेचर पहुँचेगा ही नहीं तो आग ही नहीं लगेगी, जैसे पेपर कप वाला था, बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। पेपर कप को अकेले जलाया तो जल गया, लेकिन जब इसमें पानी रख दिया था तो पेपर कप नहीं बर्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँच पा रहा था। यानी जो इसका जलने वाला टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था इसको जलाने के लिए, वो नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए पेपर कप जला ही नहीं, जब उसके अंदर पानी मौजूद था। तो अगर फायर लग गई है, तो उसको टर्न ऑफ कैसे करें? ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि आग किस चीज में लगी है। ठीक है? जैसे अब तेल में आग लग गई है या किसी प्लास्टिक में आग लगी है या किसी लकड़ी में आग लगी या कोई गैसियस सब्सटेंस है, एलपीजी गैस पूरे घर में थी, तो ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, तो आग किस चीज की लगी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या तरीका अपनाओगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी आपने खत्म कर दी तो फिर कंबशन रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, वाटर क्यों स्प्रे करते हैं, पानी क्यों छिड़कते हैं? ठीक है, वाटर क्यों स्प्रे करते हैं? क्योंकि जैसे ही आप पानी डालते हो तो जो चीज जल रही है, जो बर्निंग सब्सटेंस है, अभी जो जल रहा है, बर्निंग सब्सटेंस, इसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो डाउन हो जाता है पानी डालने से। समझ गए इस चीज को? तो जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर हट जाएगा, और जब इग्निशन टेम्परेचर खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, यानी कि वो टेम्परेचर जितना चाहिए था, ठीक है, मान लो 100 जूल चाहिए था उसको जलाने के लिए, या 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए था उसको जलाने के लिए टेम्परेचर। ठीक है, अब आपने पानी डाला तो अब उसका टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री, ठंडा पानी डाल दिया 5 डिग्री हो गया। ठीक, हालांकि इतना नहीं पहुंचेगा लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं। तो अब 100 डिग्री कम से कम चाहिए था जलाने के लिए, अब टेम्परेचर इतना हो गया तो अब आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो वाटर इसीलिए स्प्रे करते हैं। तो पहला तरीका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर डाउन कर दो, मतलब उसके ऊपर पानी डाल दो, एंड दैट इज द ओनली मेथड, दैट इज वाटर स्प्रे करेंगे, यानी पेट्रोल डाल दिया। समझ रहे हैं? ये नहीं है वो भी लिक्विड होता है तो पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, नहीं, उसे तो आग और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो फ्यूल होता है। ठीक है, वाटर फ्यूल नहीं है, कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। दूसरा क्या तरीका है, सपोर्टर का सप्लाई कट कर दो। यानी कि दूसरा क्या है, सपोर्टर की सप्लाई कट कर दो, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दो। कैसे? ठीक है, जैसे आपने देखा है कि कैंडल जल रही थी, अब जब जल रही थी इसके ऊपर जैसे ही ग्लास को रखा, तो ग्लास रखने से क्या हुआ, हमने हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दी, तो क्या देखा थोड़ी देर बाद, आग बुझ गई। यही तो देखा था, यस और नो? जैसे ही उसके ऊपर ग्लास ढका थोड़ी देर बाद आग बुझ गई। क्यों? क्योंकि जो सपोर्टर था इसकी सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो सपोर्टर की सप्लाई कैसे कट करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर कि जैसे किसी आदमी को आग लग गई है, तो क्या करें, उसको कंबल उड़ा दें, या कहीं आग लग गई आपको अंदर जाके किसी को सेव करना है, तो फायर फाइटर्स वैसे ही एक सूट पहने हुए होते हैं ना, लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेशल सूट नहीं है तो आप क्या करें, अपने अपने ऊपर कंबल डाल लें। समझ रहे, और उस कंबल को भिगा भी लें, मतलब दोनों चीजें। ठीक है, सपोर्टर, और दैट इज द दैट इज द इग्निशन टेम्परेचर भी डाउन कर लें। तो जब कंबल आप लें और उसको भिगा लें और आप जब कूदेंगे तो इग्निशन टेम्परेचर कंबल का डाउन रहेगा। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर तो वही रहेगा लेकिन उस कंबल का टेम्परेचर डाउन होगा, इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कंबल में आग नहीं लग पाएगी और आप किसी को भी सेफली निकाल सकते हो। दैट इज वेरी वेरी रिस्की और बहुत ही जिगर का काम होता है, इतना आसान भी नहीं है जितना कहना। तो सपोर्टर की सप्लाई हम कट कर दे, या फिर किसी के ऊपर आग लगी उसको कंबल उड़ा दो। कंबल उड़ाने से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, यानी ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दो। ठीक है, कोई मोटी चीज, ब्लैंकेट नहीं, अभी नहीं ब्लैंकेट ही ढूंढ रहे हैं, कोई भी कॉटन का, अब ये नहीं करना है, उसके ऊपर सिंथेटिक डाल देंगे। आपने प्लास्टिक में पढ़ा है ना, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर की चीजें अगर आप डालोगे तो क्या होगा, उसमें आग और पकड़ सकती है। ठीक है, तो कोशिश हम करें, दैट इज ए नेचुरल फाइबर, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, बूरा हो गया, इन सारी चीजों को उस पर डालते हैं, नेचुरल फाइबर, और भीगा हुआ भी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर डाउन हो जाए, सॉरी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होगी। या फिर आपने स्कूल में देखा होगा सैंड,
ठीक है, बालू रहता है, तो बालू को आप जब उसके ऊपर डालते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी देर के लिए कट हो जाती है, समझ रहे हैं? और तीसरा क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, तो मैं आपके लिए लाया हूं आज फायर एक्सटिंग्विशर, पता है? ये देखो, ये देख रहे हैं? तो ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। जो अब फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना बेटा, कई टाइप के आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया, एक प्लास्टिक पे आग लगी है या फिर किसी तेल में आग लगी है, जैसे कोई जनरेटर में कुछ हुआ, तो हर तरह की आग हर एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाई जाती है। ठीक है, तो एक आता है क्लास एबीसी टाइप, एबीसी टाइप, वो हर तरह की आग को बुझा सकता है। तो ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्शन होता है, ये आप 10th में पढ़ोगे, वो रिएक्शन अभी नहीं स्टडी हमें करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से निकलती है ना, तो जहां पे आग लगी हुई, जब आप उस पर प्रेशर से डालते हो, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो सपोर्टर है उसकी कट कर देता है। तो जब सपोर्टर की सप्लाई कट हो गई तो फिर आग बुझ जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसमें ये होता है, देखो ये पिन लगी होती है, इस पिन को निकालते हैं, और जैसे ही पिन निकालते हैं तो यहाँ पे प्रेशर बना हुआ होता है, ग्रीन पे रहता है। ठीक है, और फिर इस नोजल को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो फिर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रेशर से निकलती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो आग को बुझा देती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके ये फायर एक्सटिंग्विशन सिलेंडर्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो वो क्या कर रहा है, वो भी सप्लाई, सपोर्टर की सप्लाई को कट कर रहा है। तो मैंने आपसे बताया कंबशन कैसे रोक सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को आप हटा लो वहां से। या तो वाटर डाल के इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन कर दो, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई यानी सपोर्टर की सप्लाई कट कर दे। कैसे? ब्लैंकेट से, यानी किसी भी तरीके से कोई एक बैरियर आपने बना दिया, जैसे यहाँ पे ग्लास बैरियर बन गया था कैंडल फ्लेम का। ठीक है, सैंड होता है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे आप उसकी सप्लाई कट कर सके। ठीक है, अब देखो, अगर तेल में आग लगी है ना, जैसे कोई कढ़ाई है, ठीक है, घर में कढ़ाई है, उसमें कोई चीज पकड़ी, इसमें आग लग गई, तो आप कभी इसके ऊपर वाटर मत डालना, आग और बढ़ जाएगी। ठीक है, आग और तेज हो जाएगी और इंसान जल सकता है, और वो तेल भी जो होगा वो छिटकेगा इधर उधर, और वो इंसान बहुत बुरी तरह जल जाएगा। ठीक है, समझ रहे? तो अब जो सब्सटेंस जल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम जो होता है कंट्रोल, यानी फायर को कंट्रोल करते हैं। और एक मेथड है कि भाई कंबस्टेबल सब्सटेंस को ही वहां से हटा दो, तो आग और फैलेगी ही नहीं। सिलेंडर में आग लग गई तो क्या होगा कि आप, हालांकि सिलेंडर में अगर आग लग जाए तो उसकी प्रैक्टिस होती है, और प्रैक्टिस कोई भी करके फायर फाइटर्स के पास जाके कर सकता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सिलेंडर में आग लगती है ना, उसके पाइप में आग लगती है फॉर एग्जाम्पल, तो जो फ्लेम निकलती है, तो यू हैव द स्पेस, आप अपनी उंगली उसके ऊपर रख सकते हो और आग को बचा सकते हो। ठीक है, कैसे? लेकिन अपने से ट्राई मत करना, बिल्कुल ट्राई मत करना घर पे। Let me show you one video if it goes well. एक शॉर्ट वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, देखो देखो, देखिए, यहाँ पे मैं रेगुलेटर तो नहीं जला सकता, इसलिए आपको सिंपल रेगुलेटर से फ्लेम जला के दिखा रहा हूँ। जनरली ये ऐसे भी आ सकता है, इस तरफ से भी आ सकता है। इसको बुझाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, घर का बेडशीट उठाइए, हल्का पीछे में क्या हो रहा है, पीछे थोड़ा सा पीछे। बहुत इजी तरीका है। अब देखो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक बेडशीट, मतलब एक चादर ली, वेट अ सेकेंड,
ठीक है, अब देखो यहां पे क्या इन्होंने लिया, एक ब्लैंकेट लिया, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, वेट, भिगा दिया। अब देखो क्या करेंगे ये, अब देखो पूरा ढक दिया, देख रहे हो पूरा इन्होंने ढक दिया। अब इस ढकने से क्या हुआ, अब भिगाने से क्या हुआ, एक तो टेम्परेचर डाउन हो गया, ठीक है, उससे आग बुझ जाएगी, और दूसरा जब एकदम लपेट दिया अच्छे से, तो उससे क्या हो गया, सप्लाई ऑक्सीजन, जो इधर उधर ऑक्सीजन थी उसकी सप्लाई कट हो गई, तो देखो आग बुझ गई, दिख रहा है, ठीक है। तो फायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन तीनों में से कोई एक चीज। आप कंबस्टिबल सबसे, या तो सिलेंडर उठा के पे, अब सिलेंडर आप कहीं ले जाओगे आग लगता हुआ तो वो फट सकता है, तो क्या किया, इसमें चादर डाली, और कैसी, भीगी हुई चादर, क्यों, क्योंकि भिगाने से क्या होगा, वाटर से इग्निशन टेम्परेचर जो है वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि पूरा लपेटने से क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, जो यहाँ पे ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, उसके आसपास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सब ऑक्सीजन उसके आसपास, यहाँ वहां, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, सब हिस्सा। तो अब ये जो ऑक्सीजन इसको सपोर्ट कर रही थी कंबशन को, सप्लाई कट होने की वजह से अब क्या हुआ, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, ऑक्सीजन बाहर तो है लेकिन वहां तक, उस सब्सटेंस तक नहीं पहुंच पा रहा, वो जो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि फ्यूल है, जो यहाँ पे क्या हो रहा था, बर्न हो रहा था ना, कंबशन उसी उसी यही सब्सटेंस है जो बर्न हो रहा था। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो फिर कंबशन रुक गया, समझ गए इस चीज को, ठीक है। सो दिस इज द वे, दिस इज द वे टू स्टॉप द, टू कंट्रोल द फायर। अभी लीक बंद नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, यही काम, कोई लेडी है यहाँ पे, आइए, ओके आपका डर ही खत्म चलिए, हो इसको जाएगा। स्टॉप करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कंबशन। तो कैसे फायर को कंट्रोल करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, okay. Now coming to the topic that is types of combustion, types of combustion। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैपिड, रैपिड का मतलब होता है जल्दी, तो रैपिड कंबशन को ही हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बर्निंग। तो बर्निंग एक टाइप ऑफ कंबशन है, यानी जब आग लगती है, बर्न करती कोई चीज, फ्लेम के साथ करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज बर्निंग, मींस द combustion, the process in which the substance, in which the substance combines chemically with oxygen, combines chemically with oxygen at its ignition, कम से कम इतना टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर जिस पे आग पकड़ ले, at its ignition temperature is called, is called rapid combustion, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके एलपीजी होता है, केरोसिन होता है, जो फ्यूल आपके होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बर्निंग ऑफ एलपीजी, कोल, पेट्रोल, डीजल, वुड, एक्सेट्रा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द रैपिड कंबशन। जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को जब जलाए तो देखो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी रैपिड कंबशन है, वहां पे आग लगी। तो बर्निंग जो है, क्योंकि हर कंबशन को आप बर्निंग नहीं कह सकते, ठीक है, तो बर्निंग एक टाइप का कंबशन है, तो जिसमें आग लगती है बर्निंग, तो वो भी क्या है, कंबशन है, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्टर का काम कर रहा है और हीट और लाइट निकल रही है, क्या निकल रही है, ठीक है, एट इज इनिशियल टेम्परेचर। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इवो मींस इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट,
ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बर्निंग। बर्निंग आप देखते भी हैं और आपके सामने एग्जांपल्स भी है। तो ये हो गया रैपिड कंबशन, वन टाइप ऑफ कंबशन। कमिंग टू द सेकंड, एंड दैट इज द स्लो कंबशन। सेकंड टाइप ऑफ कंबशन की बात करें तो दैट इज स्लो कंबशन। तो नाम से ही लग रहा है कि स्लो कंबशन। ठीक है, तो अ कंबशन रिएक्शन इन विच नो लाइट इज इवॉल्व, ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, अ कंबशन, अब एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे भी ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन कर रहा है, लेकिन कोई लाइट नहीं निकल रही है। ठीक है, हालांकि कंबशन जनरली बर्निंग को ही कह रहे हैं हम, लेकिन अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये भी एक टाइप ऑफ कंबशन है, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन कर रहा है। जो बर्निंग है दैट इज अ जनरल कंडीशन ऑफ कंबशन, आमतौर से वही देखने को आपको मिलता है, दैट यू आर एबल टू सी। ठीक है, तो अ कंबशन रिएक्शन in which no light is evolved and the temperature of the substance almost remains unchanged. ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लो कंबशन। इसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन भी कहते हैं। स्लो कंबशन को तो याद रखिएगा, स्लो कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन भी कहते हैं। ठीक है, स्लो कंबशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। इज दैट क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन जो एक एनिमल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप कह सकते हैं होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो आपका जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में ब्रेक कर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। और यही एनर्जी एनिमल नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है। तो अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रैपिड कंबशन की तरह ये एनर्जी हीट और लाइट में नहीं चेंज हो रही है। ठीक है, लाइट नहीं निकल रही है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट, क्यों? क्योंकि यहां पे जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जा रही है वो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहा है, यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। ये हम यूज करते हैं इस एनर्जी को अपने आप को जिंदा रखने के लिए। समझ गए? तो ये जो रेस्पिरेशन है दैट इज व्हाट द स्लो कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन। दूसरा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, आप बहुत थक जाते हो तो क्या होता है, अगर आप ग्लूकोज पी लो, ग्लूकॉन डी पी लो तो एनर्जी आ जाती है। वही क्यों? क्योंकि जब हम ग्लूकॉन डी पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो केमिकली कंबाइन कर रहा है, तो कंबशन हो रहा है। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लाइट में ना चेंज होके हीट, यानी कि ज्यादा हीट इवॉल्व नहीं, ऑलमोस्ट अनचेंज होता है। ठीक है, वो यूज हो रही है हमारे दूसरे रिएक्शंस के बॉडी को करवाने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है हमारा क्या है, इट्स स्लो कंबशन। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस। दो टाइप के होते हैं, रेड येलो, मैंने आपको बताया था मेटल्स है नॉन मेटल्स में। तो फॉस्फोरस क्या एक नॉन मेटल है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर, ये भी क्या है, स्लो कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन।
Okay, so there was lost in the connection. Okay. Yes, my voice is coming. Yes, sir. Okay, board is visible. Acha, wait a second. Now is it visible? Yes, sir. ओके, वो एक सिम का डेटा खत्म हो गया था, दैट्स व्हाई स्विच टू नेक्स्ट सिम। चलिए, तो अभी हमने पढ़ा क्या, रैपिड कंबशन, स्लो कंबशन के बारे में। नेक्स्ट टाइप जो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज अबाउट द टाइप ऑफ कंबशन व्हिच इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखो, अगर उस कंबशन को कराने में, ठीक है, उस कंबशन को कराने में, बहुत ध्यान से इसको समझना, ठीक है, उस कंबशन को कराने में ऑक्सीजन सप्लाई जितनी चाहिए उतनी आपने नहीं दी, तो वो कंबशन क्या होगा, इनकंप्लीट कंबशन कहलाएगा। ठीक है, मींस ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला एक टाइप हमने पढ़ा कंबशन के, रैपिड एंड स्लो। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, वन इज इनकंप्लीट कंबशन एंड वन इज कंप्लीट कंबशन। और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन, आपने देखा भी होगा। यानी अगर आप कोई कोल बर्न करो, बर्निंग ऑफ कोल इन क्लोज रूम, कभी करना नहीं, इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, एंड बर्निंग ऑफ कोल इन ओपन एयर। अब देखो, वही कोयला है, लेकिन अगर आप एक क्लोज रूम में, बंद रूम में करोगे, तो वहां पे क्या होगा, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होगा।
लिमिटेड ऑक्सीजन होगी, ठीक है। और अगर आप बाहर उसको हवा में जला रहे हो, यानी कि ओपन स्पेस में जला रहे हो, तो यू हैव द अनलिमिटेड ऑक्सीजन। यानी उसको कंबशन कराने के लिए जितना सपोर्टर रिक्वायर्ड है वो इतना सफिशिएंट होगा। तो होगा क्या, क्योंकि कोल अगर आप जला रहे हो तो उसमें कार्बन है, तो कार्बन, और अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन आप दोगे तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। इसीलिए अगर कोई कोल जला के बंद रूम में, जैसे सर्दियों में अक्सर लोग करते हैं या फैक्ट्रीज में अक्सर ये होता है, तो क्या होता है, जो अब कोल जलाया, सर्दी थी, कमरे में रख लिया, खिड़कियां बंद कर दी ताकि गर्म रहे कमरा, तो अब वहां क्या प्रोड्यूस हो रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अब लिमिटेड होगी, और ये पॉइजनस गैस होती है। ये कैसी गैस होती है, पॉइजनस, ठीक है। तो पर्सन क्या हो जाएगा, डेड, मर जाएगा। अगर उसको बाहर नहीं निकाला गया टाइम से पहले तो वो पर्सन क्या होगा, मर जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड था, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके ब्लड में जाके स्पेस को एक्वायर कर लेती है, ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं करने देती है, तो फिर वो पर्सन क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। लेकिन वही आपके अगर लिमिटेड सप्लाई से अनलिमिटेड आप कर दो, जिसको हम कंप्लीट कंबशन कहते हैं, तो वही कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वही कोल क्या बनाएगा, यानी कोल अगर हम, आप कैसे कोक ले रहे हैं, मान लो कोल नहीं, कोल में तो इंप्योरिटीज भी होगी, कोक जो कि 98% कार्बन होता है, ठीक है। तो अगर कोक ले रहे हैं, दैट इज 98% कार्बन, कोल में तो इंप्योरिटीज भी होंगी, तो थोड़ा बहुत धुआं भी निकले, बर्न हो रहा है इनका। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया, द कंबशन रिएक्शन इन विच इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन। और द कंबशन विच टेक्स प्लेस इन, दैट इज अ सफिशिएंट सप्लाई, यानी जितना उसको कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उतना प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कंप्लीट कंबशन। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। और यहां पे क्या रिलीज होगा, यू विल हैव हीट एंड ऑल्सो लाइट, वही बर्निंग होगा, यहां पे बर्निंग होगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हीट और लाइट निकलेगी, लेकिन जो गैस निकलेगी वो पॉइजनस होगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन किसको बोलेंगे, दैट इज व्हाट, द कंबशन व्हिच टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट सप्लाई, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जितना रिक्वायर्ड है उससे बहुत कम, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द इनकम्प्लीट कंबशन। यस, क्लियर। आगे बढ़े, ओके। अब देखिए आगे हम स्टडी करते हैं, दैट इज द फ्लेम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। फ्लेम किसको कहते हैं, जो लॉ होती है, जैसे मिसाल के तौर पर कि so now coming to the next topic and that is flame। अब देखो, जैसे मान लो ये कैंडल है, ठीक है। अब इसमें जब आग हम लगाते हैं तो वी गेट व्हाट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज कैंडल एंड दिस इज इट्स फ्लेम, ठीक है। अब देखो फ्लेम पे डेफिनेशन पे जाने से पहले, इन सारी चीजों से पहले जाने से पहले देखो, फ्लेम प्रोड्यूस किस में होती है, जब कोई भी चीज जलती है
तो क्या जरूरी है वो जले तो फ्लेम निकले? जैसे कोल आप जलाओ तो कोल में जब आप शुरू में देखोगे तो फ्लेम निकलती है, यानी लौ निकलती है। लेकिन जब वो अच्छा खासा जल जाता है तो आप देखोगे बस उसमें हीट निकलती रहती है, रेडनेस दिखाई देती है, गर्मी निकलती है और रेडनेस दिखाई देती है। फ्लेम जब आप उसको फूंकते हो तब कभी कभी निकलती है। ऐसा देखते हो? कभी कभी एक्सपीरियंस किया इस चीज को? कभी एक्सपीरियंस किया है कि कोयला जल रहा होता है तो शुरू में लौ दिखती है, फ्लेम दिखती है उसमें, फिर धीरे धीरे फ्लेम गायब हो जाती है? अच्छा, नहीं किया एक्सपीरियंस, ओके। अब कभी आपके सामने कोयला जले तो इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिएगा। जब हम कोल को जलाते हैं शुरू में तो आपको क्या दिखाई देता है? उसके ऊपर फ्लेम थोड़ी देर के लिए दिखाई देगा, ठीक है, फ्लेम दिखाई देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद आप जब वो जल चुका होगा, फ्लेम गायब हो जाती है और यह कोयला जो होता है वो लाल लाल एकदम अंगारे की तरह दिखता है, लेकिन उसके ऊपर कोई फ्लेम नहीं दिखाई देती है, लौ नहीं दिखाई देती है। ओके, सो अब जब हम इस कोल को जब देखेंगे तो क्या होगा? एकदम अंगारे की तरह दिखेगा, लेकिन अब फ्लेम नहीं दिखाई देती। तो पहले तो फ्लेम के साथ जल रहा था, लेकिन अब फ्लेम क्यों नहीं दिखाई देती? और जनरली आप देखोगे फ्लेम जो लौ होती है वो या तो कोई लिक्विड फ्यूल होता है जब वो जलाते हो, जैसे पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, या गैशियस फ्यूल हो गया आपका, जैसे एलपीजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। उसमें फ्लेम आप देखो, गैस स्टोव होता है ना, जब गैस स्टोव होता है, जब घर की लेडीज जलाती हैं तो ये जो बर्नर होता है तो इस पे आपको क्या नजर आती है? ब्लू फ्लेम नजर आती है ना? यस और नो? ये तो देखा ही होगा, ठीक है। गैस बर्नर जब जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम निकलती है, इसमें से निकलती है। देखा इसको? ये तो देखा ही होगा। ठीक है, तो इसमें फ्लेम निकलती। लेकिन आमतौर से जो आपके सॉलिड फ्यूल होते हैं, जैसे वुड हुआ या फिर कोल हुआ या कोक हुआ, तो आप देखेंगे उसमें फ्यूल हो भी सकती, सॉरी, फ्लेम निकल भी सकती है या फिर नहीं भी निकल सकती। लेकिन लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल में आमतौर से आपको फ्लेम दिखाई देती है। तो बेसिकली फ्लेम बनती क्यों है, ये बेसिकली है क्या, इसको समझो। तो इसको समझने के लिए मैं वैक्स का एग्जांपल ले रहा हूं। हमने कभी सॉलिड वैक्स ली, ठीक है, अभी ये हमने सॉलिड वैक्स ली, अभी ये बुझी हुई है, ठीक है। और हमने एक मैच स्टिक ली, ठीक है, और इसके ऊपर मतलब ये बर्न कर रही है, समझ, ये मैच स्टिक क्या कर रही है? वो बर्न कर रही है, समझ रहे इस चीज को? अब जब इस मैच स्टिक को आप यहां पे लाते हो, ठीक है, जब इस मैच स्टिक को आप यहां पे लाओगे तो क्या आग फौरन लग जाती है? जैसे ही मैच स्टिक यहां पे लाते हैं तो फौरन एकदम, या कभी गौर किया है थोड़ा टाइम लगता है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगता है, लेकिन लगता है, या फौरन लग जाती है? बताओ। फौरन लग जाती है ऐसे ही होता है? पक्का? कैंडल जलाया है? आप इसको अब गौर से देखोगे तो बेसिकली जो फ्लेम जब हम मैस्टिक जलती हुई ले जाते हैं कैंडल के पास, तो इसकी ये जो विग होती है, ये होती है विक। क्या होती है? विक। अब बहुत ध्यान से समझना।
तो जब मैं इसको एकदम स्लो मोशन में आपको समझा रहा हूं, आपको जो दिख रहा है एकदम फौरन आग लगी, तो बेसिकली वैसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है उसके पीछे कि जैसे ही हम इस मैच स्टिक को कैंडल यानी बुझी हुई जो कैंडल उसके पास लेके जाते हैं, तो ये जो वैक्स होता है ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। इसको बहुत अच्छे से समझना। तो जैसे ही इस मैच स्टिक की गर्मी यहां पहुंचती है, ये मेल्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। किस फॉर्म में चेंज होता है? लिक्विड फॉर्म में। आप देखते हो ना मोम पिघलती है, देखा है ना मोम पिघलती है, जो वैक्स होती है वो मोम पिघलती है कि नहीं? हाँ भाई, ठीक है। तो अब ये जो मोम पिघली, अब और गर्मी, क्योंकि आप उस मैच स्टिक को रखे हुए एकदम स्लो मोशन में समझो, हम मैच स्टिक जलती हुई ले आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ये जो सॉलिड वैक्स है पहले मेल्ट करता है। जब ये अभी भी ये फ्लेम यहां पे जल रही है, फ्लेम यहां पे जल रही है इसके पास, तो अब ये जो वैक्स होता है ये फ्यूल है। ये वैक्स क्या है? फ्यूल है, ये जलेगा, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो ये लिक्विड वैक्स अब गैस में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? गैस में। तो ये जो गैशियस आपका वैक्स है, अब ये गैस फॉर्म में समझो, इसके गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फैल रहे हैं। तो ये गैस के पार्टिकल्स अब क्या करते हैं? बर्न करते हैं। और जब बर्न करते हैं तो फिर वो क्या बना लेते हैं? फ्लेम बना लेते हैं। समझ गए? यानी फ्लेम क्या है? द रीजन, वो एरिया, वो जगह जहां पे, अगर हम बात करें फ्लेम की, वो रीजन, वो एरिया जहां पे गैशियस पार्टिकल जो फ्यूल है, गैशियस फ्यूल, वो जब जले। इसीलिए आपने देखा होगा जब पेट्रोल में आग लगती है, तो पेट्रोल में आग जब लगती है तो पेट्रोल के अंदर नहीं, फ्लेम जो होती है वो कहां होती है? फ्लेम जो होती है वो कहां होती है? ऊपर की तरफ होती है। ऐसे ही तो होती है। क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड पेट्रोल है, लिक्विड पेट्रोल, ठीक है, लिक्विड, ये चेंज होता है गैस में, वेपर में। तो जो वेपर फॉर्म होता है इसका, गैस के जो पार्टिकल है, पेट्रोल पार्टिकल जो गैस फॉर्म में है, ये बर्न करना शुरू करता है। तो जब ये कंबशन इनमें स्टार्ट होता है तो वो रीजन हमारा क्या कहलाता है? वो रीजन हमारा कहलाता है फ्लेम। ठीक है, इसीलिए आप देखो जब आप कैंडल फ्लेम को ब्लो करते हो, फूकते हो, ठीक है, ये आदमी है एक, और ये क्या कर रहा है? ब्लो कर रहा है, फूक रहा है। तो जब फूकता है तो कैंडल फ्लेम इधर क्यों मुड़ जाती है? वो इसलिए क्योंकि जब फूक रहा है तो ये जो वैक्स का गैस निकल रहा है, वैक्स का गैस धीरे धीरे आप देखो मेल्ट होता है, गैस में चेंज होता है, मेल्ट होता है, गैस में चेंज होता है, और ये बर्न करता है। तो इसीलिए धीरे धीरे आपकी कैंडल क्या होती है? खत्म होती चली जाती है, क्योंकि बर्न हो रही है, रैपिड कंबशन हो रहा है। तो जब ब्लो करते हैं तो जो ये विक के पास का जो वेपर निकल रहा है, वो हमारे फूकने की वजह से इधर जाता है। ठीक है, तो जब हमारे फूकने की वजह से इधर जा रहा है तो फ्लेम हमें इधर दिखाई देती है, लाइक दिस। ऐसा ही होता है ना? एक्सपीरियंस किया है? आप जब फूकते हो तो फ्लेम इधर जाती है, उधर से फूकते हो तो फ्लेम इधर आती है, हवा जलती है तो इधर उधर। क्यों? क्योंकि उस हवा से जो चीज जल रही है, क्या जल रही है? जो वैक्स है, जो वैक्स है उसका जो वेपर है, यानी कि जो गैस फॉर्म है, ठीक है, गैस फॉर्म है, वो बर्न कर रहा है। ठीक है, तो जहां जहां गैस के पार्टिकल होंगे इसके, वो बर्न करेगा। इसीलिए देखो जब एलपीजी घर का सिलेंडर खुला छूट जाता है, क्यों? अगर बहुत ज्यादा देर तक खुला रहेगा, पूरे घर में आग लग जाती है? क्योंकि जहां जहां वो गैस फैलेगी तो एक एक पार्टिकल बर्न करेगा ना, कंबशन करेगा। तो इतने बड़े लेवल पे जब गैस निकलती है, तो इतने बड़े लेवल पे जब गैस बर्न करती है तो वो एक्सप्लोड कर जाता है, बहुत शॉर्ट टाइम में हीट इवॉल्व होती है। इसी को एक्सप्लोजन कहते हैं। तो अगर हम उसी को फ्लेम फॉर्म में देखें, यानी कैंडल के केस में देखें,
तो वो एरिया जहां पे गैस वाला जो पार्टिकल है, गैस वाला जो फ्यूल है, जब वो बर्न करेगा, जब वो कंबशन करेगा, तो वो जो कंबशन होता हुआ एरिया हमें दिखाई देगा, उस एरिया को हम फ्लेम कहते हैं। आप समझ में आया? ठीक है। तो इसीलिए जो फ्लेम दिखती है हमें किस में दिखती है? लिक्विड फ्यूल में दिखती है, या तो गैसियस फ्यूल में तो दिखाई दिखेगा। जो गैस फ्यूल होगा जैसे एलपीजी होगा, सीएनजी होगा, उसमें तो दिखाई देगा। लिक्विड फ्यूल जब आप उसको बर्न करोगे तो हीट से उसका वेपर बनेगा, गैस बनेगा। वो जब गैस बर्न होगी तो वो गैस बर्न होती हुई हमें फ्लेम की फॉर्म में दिखती है। और अगर सॉलिड फ्यूल हुआ तो फ्लेम दिखती भी है, जैसे कोल। अब क्या होता है, जब हम कोल को जलाते हैं तो कोल में से कुछ इंप्योरिटीज निकलती हैं गैस फॉर्म में। तो जब वो जितनी देर तक जलती हैं तो हमें फ्लेम दिखाई देता है। जैसे ही वो इंप्योरिटीज गैस खत्म हो जाती है तो हमें वो फ्लेम गायब होती हुई दिखाई देती है। समझ रहे इस चीज को? तो फ्लेम क्या होता है? द रीजन वेयर गैशियस फ्यूल या गैशियस सब्सटेंस बर्न्स, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द फ्लेम। इज दैट क्लियर? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, फ्लेम की डेफिनेशन को लिखें, द डेफिनेशन दैट इज a flame is the shining zone. A flame is the shining zone. Flame is the shining zone in which the combustible gaseous material, देखो, in which combustible यानी जलने वाला होना चाहिए, gaseous material undergoes combustion, undergoes combustion। ठीक है, तो उस जोन, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम कहते हैं। ठीक है। अब प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, ऑब्वियसली प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द फ्लेम। ठीक है। इसीलिए जो गैशियस फ्यूल होता है या लिक्विड फ्यूल होता है उसमें हमें फ्लेम ज्यादा दिखाई देती है। तो हो क्या रहा है, जैसे हमने आपको कैंडल का एग्जांपल दिया तो वहां पे सॉलिड वैक्स था। जब हम मैचस्टिक जलती हुई लाते हैं तो वो लिक्विड वैक्स में चेंज होता है। जब लिक्विड, हालांकि वैक्स फ्यूल है, लिक्विड वैक्स, अभी फ्लेम ये स्लो मोशन में देख रहे हैं, हालांकि आपको फौरन जलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है। तो लिक्विड वैक्स किस में चेंज होता है? गैसियस वैक्स में चेंज होता है, यानी वेपर में। और ये गैसियस वैक्स क्या है? एक कंबस्टिबल गैसियस मटेरियल है। तो अब ये जब बर्न करता है, ठीक है, तो उस एरिया, जितनी एरिया में, जितना जोन में, जितना रीजन में वो बर्न करेगा, उतने को हम क्या बोलते हैं? फ्लेम कहते हैं। उस रीजन, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? फ्लेम। इसीलिए जब कैंडल को ब्लो करते हैं तो जिधर वो गैशियस वेपर वैक्स का जाएगा, वो बर्न करेगा, तो फिर फ्लेम वहां पे हमें दिखाई देगी। जहां जहां वो गैशियस मटेरियल जाएगा वहां वहां फ्लेम हमें दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए, तो आज यहीं तक। अब कल इसके आगे बात करेंगे। दैट इज व्हाट इज ब्लू फ्लेम, व्हाई देयर इज येलो फ्लेम, व्हाट इज ल्यूमिनस, व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर, यानी फ्लेम के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस के बेसिस पे हम देखेंगे क्यों कोई चीज जब जलती है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। समझ रहे? कोई कोई चीज जलती है तो येलो फ्लेम के साथ जलती है। ये सारी चीजें हम कल स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद अगर टाइम रहा तो उसके आगे स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद हम अगले दिनों में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दैट इज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, दैट इज मैथमेटिक्स और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर को आगे बढ़ाएंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Okay, then stay home, stay safe, goodbye.